जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 1 नवंबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव इस साल मनाया जा रहा है। आपको जो प्रश्न समझ लेना, इस प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है कि गंगा उत्सव 2021 जो कि एक नदी महोत्सव है, दोस्तों ये कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों 1 से 3 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा इस बार 2021 के अंदर। और ये जो गंगा उत्सव है दोस्तों, इसके अंदर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी का महत्व बताया जाएगा या बाकी नदियों का भी बताया जाएगा। तो आप सभी को जो है ये पॉइंट नोट कर लेना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गंगा की बात नहीं की जाएगी। इसके अंदर भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, इसके अंदर मेन टॉपिक है नदी का महत्व। इसके अंदर जो है नदी का महत्व के बारे में जो है बात की जाएगी, और इसीलिए जो है ये गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखना 1 से 3 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है अमृत महोत्सव। तो दोस्तों ये जो अमृत महोत्सव है, सिंपल आप सभी को मालूम होना चाहिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कौन सी, याद रखना है आप सभी को। आज़ादी की कितनी भी वर्षगांठ, तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है अमृत महोत्सव में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है शंघाई महोत्सव। तो शंघाई महोत्सव आप सभी को मालूम होना चाहिए, मणिपुर से संबंधित है। इसका किससे, मणिपुर से संबंध है। मणिपुर का जो है उत्सव है शंघाई महोत्सव, जो है ये मणिपुर का उत्सव है। और अगर आपसे पूछा गया कि ये जो यहाँ पर जो है शंघाई महोत्सव लिखा है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया शंघाई हिरण जो है ये कहाँ पर मिलती है, तो आप सभी को मालूम है जी शंघाई हिरण जो है ये मणिपुर के अंदर ही मिलती है। कहाँ पर, शंघाई हिरण मणिपुर के अंदर ही मिलती है। और बात की जाए शंघाई हिरण जो है मणिपुर में कहाँ पर, तो मणिपुर में दोस्तों एक बहुत ही फेमस झील है, याद रखना। उस झील का नाम क्या है, उस झील का नाम है लोकटक झील। कौन सी झील, याद रखना आप सभी को। तो ये लोकटक झील है, ये झील कहाँ पर, दोस्तों ये झील जो है एक नेशनल पार्क के अंदर है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो आप सभी को मालूम है जी उस नेशनल पार्क का नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा, ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों, इसके अंदर है। इसके अंदर लोकटक झील, और दोस्तों इसी लोकटक झील के किनारे दोस्तों जो है शंघाई हिरण पाए जाते हैं मणिपुर के अंदर, ठीक है। और दोस्तों ये जो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये दोस्तों दुनिया का यानी दोस्तों पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखना आप सभी को, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सिग्मो फेस्टिवल। तो ये जो सिग्मो फेस्टिवल है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, कौन सा राज्य से मना है, तो सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा मनाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा गया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आप सभी को मालूम है हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध है नागालैंड से। सिग्मो जो है गोवा से, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसका संबंध है नागालैंड से। अगला प्रश्न है नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे 1, पहली बात ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह प्रयागराज से हल्दिया। कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया जो है यहाँ तक राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेशनल वाटरवे 1 यहाँ से यहाँ तक है, और कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया तक। बात की जाए किस नदी पर है, तो यह गंगा नदी पर। नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर, राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी पर। और अगर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 जो है ये किस नदी पर है, तो याद रखना आप सभी को ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है नेशनल हाईवे 2। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रमाणित ट्रेन बन गई है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए हम बात कर रहे थे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली। तो ये जो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा, याद रखना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMS। और दोस्तों ये जो है इसने जो है दोस्तों इसके अनुसार जो है दोस्तों दक्षिण रेलवे जो दोस्तों जोन है, जो दक्षिण रेलवे जोन है दोस्तों उसके अंदर जो है जो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस है, तो याद रखना है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये जो ट्रेन है ये एकीकृत प्रबंधन प्रणाली जो है प्रमाणित ये प्राप्त करने वाली जो है पहली ट्रेन बन चुकी। कहाँ, कौन से रेलवे जोन की, तो दक्षिण रेलवे जोन की ये बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है रेल बजट को आम बजट से किस समिति द्वारा अलग किया गया। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपसे जो पेपर में अंदर पूछा भी जा सकता है। तो सिंपल दोस्तों एकवर्थ कमीशन के द्वारा, किसके द्वारा, एकवर्थ कमीशन के द्वारा जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। नाम लिख लेना है आप सभी को, एकवर्थ
एकवर्थ का मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो ये जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है ये विश्व की फर्स्ट जो है हॉस्पिटल ट्रेन है। क्या है? एकवर्थ सर दोस्तों ये जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है ये विश्व की फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन है। कौन सी? लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है जयनगर कुर्था रेलवे किन दो देशों के मध्य है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जयनगर कुर्था रेलवे जो है ये किन दो देशों के मध्य है? तो ये आप सभी को मालूम चाहिए, भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य है जयनगर कुर्था रेलवे। अगला प्रश्न है भारत का 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो 100% विद्युतीकृत भारत का रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कौन सा याद रखना है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? भारत के अंदर आप सभी को मालूम होना चाहिए कुल 18 रेलवे जोन है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है। अगर आपसे पूछा गया कि नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है तो आप 18 और भारत के अंदर रेलवे जोन नवीनतम रेलवे जोन है विशाखापट्टनम का। कौन सा? विशाखापट्टनम रेलवे जोन जो है ये भारत का नवीनतम रेलवे जोन है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कोलकाता मेट्रो के नाम से। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कोलकाता मेट्रो ये रेलवे जोन है या फिर दोस्तों एक जगह की दोस्तों लोकल ट्रेन है फिर क्या है? दोस्तों आप सभी को होना चाहिए कोलकाता मेट्रो जो है ये एक रेलवे जोन है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो क्या है? कोलकाता मेट्रो एक सिंपल अलग सा एक रेलवे जोन है। और नवीनतम रेलवे जोन है विशाखापट्टनम रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया? याद रखना दोस्तों आप सभी को ये जो मिशन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है समुद्रयान। और दोस्तों ये जो समुद्रयान है दोस्तों ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। ठीक है, याद रखना आप सभी को ये जो है भारत का पहला मानव युक्त क्या है? मानव युक्त महासागर मिशन है। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया? तो सिंपल दोस्तों जिस शहर के पास में समुद्र होगा उसी वहीं से तो लॉन्च करेंगे। बात कीजिए हैदराबाद की तो हैदराबाद के पास समुद्र नहीं है। दिल्ली के पास भी समुद्र नहीं है। चेन्नई के पास है और जयपुर के पास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इसका सही उत्तर है। और बात की जाए ये जो मिशन दोस्तों समुद्रयान इसका नाम याद रखना समुद्रयान। और ये दोस्तों पनडुब्बी के द्वारा जो है मनुष्य को समुद्र की गहराई के अंदर रिसर्च के लिए भेजने वाला है। ठीक है, याद रखना है किसके द्वारा? पनडुब्बी जो सबमरीन होती है आपकी इस पनडुब्बी के द्वारा मनुष्य को दोस्तों जो रिसर्चर्स होंगे दोस्तों उन्हें जो है समुद्र की गहराई के अंदर भेजेगा दोस्तों किसके लिए? रिसर्च के लिए। ठीक है, और बात कीजिए ऐसा करने वाले जो हैं पहले 5 देश थे, भारत जो है 6ठा देश बन चुका है ऐसा करने वाला। बात कीजिए पहले जो है 4 देश कौन से? तो याद रखना है पहला था यूएसए, सेकेंड है रूस, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है जापान और फिफ्थ है चाइना। ठीक है, याद रखना है भारत के पहले 5 देश से जिन्होंने जो है ऐसा जो मिशन ये किया है। और भारत के मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। याद रखना आप सभी को लॉन्च कहाँ से किया गया? चेन्नई से। तो भारत जो है 6ठा देश बन चुका है विश्व के अंदर ऐसा मिशन करने वाला। तो इधर तीसरा प्रश्न अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मानव युक्त पहला हमने अभी डिस्कस किया समुद्र युक्त दोस्तों मानव युक्त समुद्री मिशन। तो ये जो है ये मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और पहला कौन सा था? तो पहला था गगनयान। पहला था, याद रखना आप सभी को, पहला था गगनयान। और दोस्तों इसके लिए इसकी जो जिम्मेदारी है इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी ललितांबिका। किसे? ललितांबिका जो है इन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नाम याद रखना है आप सबको ललितांबिका। बात करें इसका जो एक इंजन है इसका जो है सफल परीक्षण हाल ही में किया गया और इस इंजन का नाम क्या है? तो याद रखना है आप सभी को उस इंजन का नाम है विकास। ठीक है, इसका जो इंजन है विकास इसका जो है सफल परीक्षण भी किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला मंगल मिशन। तो भारत का पहला मंगल मिशन है मंगलयान। और दोस्तों ये जो मंगलयान है इसे बात की जाए किसके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया था, याद आप सभी को याद रखना जीएसएलवी के द्वारा इसे लॉन्च नहीं किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था पीएसएलवी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएसएलवी। नाम क्या था? पीएसएलवी C-25 के द्वारा जो है मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये जो 2013 को ये लॉन्च हुआ था और 2014 के अंदर जो है ये दोस्तों मार्स की सतह पर लैंड हुआ था। ठीक है,
और दोस्तों ये जो है भारत जो है पहला देश बन चुका है जिसने दोस्तों एक ही बार में जो है सीधा मंगलयान तक जो है दोस्तों मतलब वन टाइम एक ही बार में मंगलयान पर दोस्तों पहुंच गया था। कौन सा? भारत। वो दोस्तों पहला देश है विश्व के अंदर, इससे पहले ऐसा कोई भी देश नहीं है। तो अगला प्रश्न है भारत का पहला चंद्र मिशन। दोस्तों भारत का जो है पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान-1। और दोस्तों ये जो चंद्रयान-1 है इसे लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था भारत का पहला चंद्र मिशन। और बात की जाए जो है चंद्रयान-2, ये तो चंद्रयान-1 था। बात की जाए चंद्रयान-2, तो चंद्रयान-2 जो है इसे लॉन्च किया गया था GSLV MK3M1, ठीक है, GSLV MK3M1 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका लैंडर का नाम क्या था? आप सभी को आना चाहिए। चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम, ठीक है, लैंडर का नाम था विक्रम इसके लैंडर का नाम था। अगला प्रश्न है भारत का पहला विमान वाहक पोत। तो भारत का पहला जो है विमान वाहक पोत है INS विक्रांत विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो है दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला क्वेश्चन है, यानी हमारा आज का चौथा प्रश्न है हाल ही में किसने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है? UNEP, UNDP, WMO और UN। तो आपको पहले सबसे पहले बता दूं UNEP का फुल फॉर्म क्या है। तो UNEP की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNDP की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। WMO की फुल फॉर्म है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और बात कीजिए UN की फुल फॉर्म क्या है? तो UN की फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र UN की फुल फॉर्म है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो सिंपल उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यानी एमिशन गैप रिपोर्ट। और इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च करता है UNEP से लॉन्च करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और तो सिंपल है, संयुक्त ये जो UNEP इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना आप सबको, 5 जून को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसी 5 जून जब इसकी स्थापना हुई थी, इसी तभी से दोस्तों जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग 5 जून को क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। बात की जो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका मुख्यालय मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंदर। कहाँ पर? नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय। और बात की जाए ये जो UNEP इसकी जो स्थापना है किस सम्मेलन में हुई? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, स्टॉकहोम सम्मेलन में। किसमें? स्टॉकहोम सम्मेलन जो था इस 1972 के अंदर जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इस 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर ही जो है UNEP की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसे हाल ही में क्या कर दिया गया? इसे क्या कर दिया गया? बंद। लॉन्च कौन करता था? इसे जारी करता था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता, इसे बंद कर दिया गया है। मानव विकास सूचकांक, तो ये जो मानव विकास सूचकांक है इसे कौन जारी करता था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे जारी करता था UNDP। कौन? UNDP जो है इसे जो है जारी करता था। याद रखना UNDP से जारी करता। बात की UNDP की फुल फॉर्म क्या है? तो UNDP की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है इसके अंदर भारत की रैंक क्या है? इसके अंदर भारत की रैंक है 131 जो है ये इंडिया यानी भारत की रैंक है। किसके अंदर? मानव विकास सूचकांक के अंदर। UNDP से जारी करता है संयुक्त राष्ट्र, UNDP फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 139 है भारत की रैंक। रेड डाटा बुक जो है इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। कौन जारी इसे जो है जारी रेड डाटा बुक को कौन जारी करती है? IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे जारी करता है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, हम बात करें राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT, जो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। उससे पहले जो हम इस NCLAT के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है, बहुत लंबा नाम है, इसे आपको याद करना ही होगा। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और इसकी जो दूसरी एक और ब्रांच है, इसकी एक दूसरी ब्रांच कहाँ पर है, तो इसकी दूसरी ब्रांच है चेन्नई के अंदर। एक इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर और एक इसकी दूसरी ब्रांच कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर इसकी दूसरी ब्रांच है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये जो NCLAT है, इसका काम सिंपल दोस्तों, जैसे कि जो नीरव मोदी या फिर दोस्तों जो विजय माल्या हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड कर दोस्तों कई विदेश में चल जाते हैं दोस्तों, उन्हें जो है भगोड़ा घोषित करने के लिए जो है, ऐसे दोस्तों ये जो भगोड़े हैं, इन्हें भगोड़ा घोषित कौन करता है, तो उन्हें जो है भगोड़ा जो है, यही राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जो है, यही उन्हें भगोड़ा घोषित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना है, NCLAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अशोक भूषण, ऑप्शन नंबर बी अशोक भूषण को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है ज्ञानेंद्र निगोबाम जो है, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। नंद किशोर सिंह, तो नंद किशोर सिंह या फिर हम उसे बोल सकते हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह या फिर NK सिंह दोनों एक ही हैं। और ये जो नंद किशोर सिंह या फिर NK सिंह है, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कितने, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात की जाए पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। और नंद किशोर सिंह NK सिंह यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है ध्रुति बनर्जी कौन दोस्तों, ध्रुति बनर्जी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है। याद रखना कौन सी है, जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर, और इसके अध्यक्ष हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविक सरकार जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन जो है कहाँ पर है, ये पुणे के अंदर होने वाला है। और सिंपल है, इसका कितनावा संस्करण है, इसका छोटा नहीं, यहाँ पे जो है छोटा नहीं, यहाँ पर 6th यानी छठा जो सम्मेलन है, ये आयोजित कहाँ पर होगा, ये आयोजित होगा पुणे के अंदर। नाम क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन। और बात की जाए इसका जो आयोजन है, किसकी अध्यक्षता में जो इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसकी जो आयोजन है, ये आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, अजीत डोभाल की। किसके, अजीत डोभाल जो है ये इसका आयोजन करेंगे। और बात की जाए अजीत डोभाल कौन है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन है, अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। और इन्हीं की अध्यक्षता में यानी यही जो है इसका आयोजन कर रहे हैं पुणे के अंदर। 6वां संस्करण है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो छोटा नहीं है, यहाँ पर है छठा, ठीक है। तो यही था हमारा 6 क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है ब्रिक्स 2021 कौन से क्रम का सम्मेलन है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ब्रिक्स 2021 जो है ये 13th क्रम का सम्मेलन है। बात की जाए ब्रिक्स 2021 कहाँ पर आयोजन होगा, इसका जो आयोजन भारत के अंदर होगा, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, 13वां संस्करण है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का है। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है ये 32वें क्रम का है। और बात की जाए इसके अंदर जो है भारत की रैंक क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक है 48। और दोस्तों ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, ये यही टोक्यो ओलंपिक है जो कि दोस्तों हमने अभी देखे थे। अभी हमने पहले कुछ करंट अफेयर्स में, अगस्त के करंट अफेयर्स में, सितंबर के करंट अफेयर्स में हमने जो टोक्यो ओलंपिक या फिर टोक्यो पैरालंपिक देखे थे, वो यही पैरालंपिक थे, बस दोस्तों ये 2020 की जगह दोस्तों 2021 में हेल्ड हुए हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 कौन से क्रम का है। तो मैंने आपको बताया टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का है, और जो टोक्यो पैरालंपिक है ये 16th नंबर का है, ठीक है। तो यही टोक्यो पैरालंपिक एंड टोक्यो पैरालंपिक 2021 ही है।
अगला प्रश्न है ऑस्कर अवार्ड 2021 कौन से क्रम के? तो ऑस्कर अवार्ड 2021 जो है ये कौन से क्रम के हैं? ये 93 क्रम के हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 कौन से क्रम का है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 ये 7वें क्रम का, 7th क्रम का। और ये जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते कब है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं 21 जून को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वीर गाथा परियोजना का संबंध है किससे? CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है इससे इसका संबंध है। किसका? वीर गाथा परियोजना से इसका संबंध है। बात कीजिए इसके अंदर क्या होने वाला है। सिंपल दोस्तों, ये जो वीर गाथा परियोजना है इसके अंदर जो है जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है कोई वीरता की एक्टिविटी की है, दोस्तों कोई भी वीरता से दोस्तों कुछ भी अगर कोई भी एक्टिविटी की हो तो दोस्तों उस एक्टिविटी के लिए उन्हें जो है पुरस्कार दिया जाना, यही इस परियोजना के अंदर होने वाला है। और दोस्तों ये जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है ये परियोजना लॉन्च की गई है, वीर गाथा परियोजना। संबंध किसे याद रखना? आपसे जो है ये चारों क्वेश्चन या फिर ICSE भी आएगा, आपको जो है सिंपल याद रखना है। NCERT नहीं टिक करना है, NBT टिक नहीं करना है, UGC भी टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है सिर्फ और सिर्फ CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो यही था हमारा 7वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि निपुण कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप सभी को मालूम है निपुण कार्यक्रम जो है इसका संबंध किस क्षेत्र है? शिक्षा से। मैंने आपको बता पड़ा है शिक्षा से इसका संबंध है। और इसकी जो संचालन समिति है, जो निपुण कार्यक्रम इसकी जो संचालन समिति है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ये इसकी जो शिक्षा समिति, याद रखना आपको वापस लिख के देता हूँ। निपुण कार्यक्रम की जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है सार्थक कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सार्थक कार्यक्रम का संबंध सिंपल दोस्तों हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, और इसके अंदर जो दोस्तों शिक्षक और विद्यार्थी इन दोनों का दोस्तों संपूर्ण विकास किया जाएगा। याद रखना सार्थक कार्यक्रम जो इसके अंदर शिक्षक यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों का जो है संपूर्ण विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? सिंपल दोस्तों पहला विधि आयोग जो है मैंने आपको बतौर पढ़ाया है। पहला विधि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट में जो इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन ये जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंडिया रैंकिंग 2021 ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान भारत में शीर्ष पर है? तो आप सभी को मालूम है IIT मद्रास। IIT मद्रास। फिर से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इंडिया रैंकिंग 2021 ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया कोलकाता के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर मनाया गया। और इसका आखिर जो है इसका संबंध किससे है? आखिर जो है किसे दर्शाता है? फिर दोस्तों ये जो है इसका संबंध आखिर किससे, मैं आपको ये बताता हूँ। सिंपल कहाँ पर मनाया जा रहा है? कहाँ पर मनाया जा रहा है विजय सांस्कृतिक महोत्सव? ये मनाया जाता है कोलकाता के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि ये जो है सिंपल दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? दोस्तों हमने जो है 19 इंडिया पाकिस्तान वॉर जो था 1971 के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए दोस्तों उस टाइम याद रखना पाकिस्तान और भारत का युद्ध जो होता 1971 के अंदर दोस्तों जब भारत ने जो है पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए दोस्तों उस वक्त का जो है उसी के लिए दोस्तों उसी के अवसर पर याद रखना उसी के अवसर पर जो है विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है। और दोस्तों सिंपल इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1970 के अंदर जिसके अंदर भारत जीता, और दूसरा है बांग्लादेश को दोस्तों आज़ादी मिली थी उसके लिए भी विजय सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यानी हमारा 8वां प्रश्न है हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों क्वेश्चन जो आप सभी को पहले समझ लेना है। क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है। सूचकांक के बारे में 2020 का जो सूचकांक है इसमें जो है किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सिंपल दोस्तों सूचकांक के बारे में जानना चाह रहा है, इसके अंदर सूचकांक के बारे में पूछा जा रहा है। सूचकांक का नाम क्या है? याद रखना राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। और इसके अंदर पहली बात इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करते हैं BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कौन सा?
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से जारी करता है। इसके अंदर टॉप पर कौन रहा है, तो याद रखना आप सभी को, इसके अंदर टॉप पर रहा है कर्नाटक, टॉप पर है कर्नाटक। और बात की जाए सेकंड कौन है, तो सेकंड है दोस्तों राजस्थान, सेकंड है राजस्थान। मैं आपको जो है फिर से आपको जो है सभी के सभी बताया, तो अब मैं आपको पहले इसका आंसर बता दूं मैं आपको सभी को। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका सही उत्तर है। BEE से जारी करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नाम क्या है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। तो मैं अभी आपको बता दूँ कि कौन सा जो राज्य है वो कौन से स्थान पर। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक फर्स्ट पर है, ठीक है। राजस्थान जो है ये सेकंड पर है, हरियाणा जो है ये थर्ड पर है। बाकी जब पंजाब की, तो पंजाब फोर्थ पर है। और अगर पूछा कि फिफ्थ पर कौन है, तो दोस्तों फिफ्थ पर है महाराष्ट्र। सिक्स्थ पर कौन सा है, सिक्स्थ पर है केरला। सेवेंथ पर है तमिलनाडु। एट्थ पर है आंध्र प्रदेश। नाइन्थ पर है उत्तर प्रदेश। और 10th पर है गुजरात। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले पर है कर्नाटक, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब, पांचवा है महाराष्ट्र, सिक्स्थ है केरल, सेवेंथ है तमिलनाडु, एट्थ है आंध्र प्रदेश, नाइन्थ है उत्तर प्रदेश और 10th है गुजरात। वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा राज्य निम्नतम स्तर पर है। तो आप सभी को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंदर जो है निम्नतम यानी बॉटम पर कौन सा है। तो इसके अंदर सिंपल पहली बात, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है नीति आयोग, इसे जारी करता है। और इसके अंदर जो है सबसे नीचे कौन, इसके अंदर सबसे नीचे है बिहार। सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे है बिहार। और बात की जाए सबसे टॉप पर कौन है, तो सबसे टॉप पर है केरल, नीचे बिहार, सबसे टॉप पर केरल। सतत नीति आयोग इसे जारी करता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर। सिंपल दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी ये जो है किस देश की पावर कितनी जाता है ये बताएगा। तो सबसे टॉप पर है USA, सेकंड पर है रशिया, थर्ड पर है चाइना और फोर्थ पर है हमारा भारत। दोस्तों भारत जो है इसके अंदर फोर्थ रैंक पर है, USA रशिया चाइना से पहले आते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो आप सभी को मालूम चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कर्नाटक का नवीनतम जिला है विजयनगर। नाम याद रखना है आप सभी को, कर्नाटक का नवीनतम जिला है विजयनगर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और राज्य। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री विश्वराज। कौन, विश्वराज जो है, विश्वराज कौन से विश्वराज जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बात की जाए राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है यानी हमारा आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है। तो आप सभी को मालूम चाहिए हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है। योजना का नाम याद रखना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इसे जो है पहली बार स्टार्ट कहाँ से किया गया, इसे स्टार्ट किया गया देहरादून से। सिंपल, देहरादून कहाँ पर आता है, देहरादून आता है उत्तराखंड के अंदर, यानी उत्तराखंड में जो है इसे लॉन्च किया है, देहरादून से इसे स्टार्ट किया गया। ये जो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए उत्तराखंड की जो है कैपिटल है देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, इसका सही उत्तर है। और अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि शिक्षा आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है। तो शिक्षा आपके द्वार योजना संबंधित किससे, तमिलनाडु से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा सिंपल है उत्तराखंड के अंदर स्थित है लिपुलेख दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है लाइकेन पार्क, एरोमेटिक पार्क तथा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, याद रखना लाइकेन पार्क, एरोमेटिक पार्क तथा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो रामगंगा नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के अंदर है। बात कीजिए आपसे, अगर आपसे पूछा गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सेम ही है, ये भी कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, इनका संबंध किस आंदोलन से था। तो सिंपल है
किस राज्य से इनका संबंध? पहली बात, इनका संबंध है उत्तराखंड से। बात की जाए सुंदर लाल बहुगुणा, इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। किससे इनका संबंध है? चिपको आंदोलन से। तो दोस्तों यही था हमारा 9 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न, यानी हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं सबसे लास्ट में ही लेता हूँ। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया था। 31 अक्टूबर को और क्या क्या मनाया था? 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका 31 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता है। और 2014 को जो है ये घोषित किया गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और पहली बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों, इन्हें कहा जाता था लौह पुरुष। अगर आपसे पूछा गया कि इन्हें जो सरदार की उपाधि है, सरदार की उपाधि है, ये किस सत्याग्रह में मिली थी और किन्होंने दी? तो सिंपल दोस्तों, सरदार की जो उपाधि है ये इन्हें बारदोली सत्याग्रह के अंदर मिली थी। पहली बात, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात के अंदर हुआ था। और इस दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो भी महिलाएं थी सत्याग्रह के अंदर, इन महिलाओं के द्वारा इन्हें जो है सरदार जो है ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर का सही उत्तर है। और यही था हमारा आज का यानी 1 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।